So hello guys, this side is Divyansh and you are on my YouTube channel Divyansh Sen Academy. I hope you are happy and glad at your place. So in previous video we discussed about programming language, its type, use of programming language and types of programming language. In this video we will discuss about translator and what is the role of translator in programming language, and we and after we will talk about Python. All right. So translator. सो स्टूडेंट्स, ट्रांसलेटर क्या होता है? ट्रांसलेटर का रोल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है? बेसिकली जैसा कि हम जानते हैं, सोर्स कोड क्या होता है? एक हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया कोड ही सोर्स कोड कहलाता है। एज यू नो दैट द कोड रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड सोर्स कोड। और एक ऑब्जेक्ट कोड या मशीन कोड क्या होता है? द कोड रिटन इन लो लेवल लैंग्वेज, यानी एक ऐसा कोड जो कि लो लेवल लैंग्वेज में लिखा गया है, उसे हम मशीन कोड या ऑब्जेक्ट कोड बोलते हैं बेसिकली। तो ट्रांसलेटर का क्या काम है? बेसिकली ट्रांसलेटर एक इंटरमीडिएट मीडियम होता है बिटवीन द सोर्स कोड एंड द ऑब्जेक्ट कोड। ट्रांसलेटर इज अ इंटरमीडिएट मीडियम। ऑल राइट, ओके। बट इसका रोल क्या है? बेसिकली जब भी हम कोडिंग करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं गाइस, तब हम हाई लेवल लैंग्वेज में कोडिंग करना पसंद करते हैं। अब उस हाई लेवल कोड को कंप्यूटर को कैसे समझाया जाए? समझ रहे हैं? उस हाई लेवल कोड को, उस सोर्स कोड को हम कंप्यूटर को कैसे समझाएं? इसके लिए हमको जरूरत होती है एक थर्ड पार्टी की, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर बेसिकली करता क्या है? सोर्स कोड को कन्वर्ट कर देता है लो लेवल लैंग्वेज के कोड में, मींस ऑब्जेक्ट कोड में या मशीन कोड में। इससे होता क्या है, जो हमने कोड लिखा था ना, वो कोड कंप्यूटर को समझ में आ जाता है और वो प्रोसेस करके हमको आउटपुट दे देता है। ठीक है, ऑल राइट। तो आई होप आपको ट्रांसलेटर का मीन समझ में आया होगा। अब हम ट्रांसलेटर की डेफिनेशन पे प्रॉपर बात करते हैं। और हाँ, बेसिकली हम हाई लेवल लैंग्वेज के कोड को कंप्यूटर में कन्वर्ट, जो लो कंप्यूटर क्या है, लो लेवल लैंग्वेज में समझता है, पर हम कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं? उसके पीछे रीजन ये है, क्योंकि यदि हम कन्वर्ट नहीं करेंगे ना, तो हमको हमारा डिजायर्ड आउटपुट नहीं मिलेगा, क्योंकि वो बात जो हमने सोर्स कोड में लिखी, कंप्यूटर को भी तो समझ में आनी चाहिए। इसलिए हम सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में, मशीन कोड में कन्वर्ट करते हैं, और कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? ट्रांसलेटर। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार इसकी डेफिनेशन पे फोकस करेंगे। ट्रांसलेटर इज एन इंटरमीडिएट मीडियम। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ट्रांसलेटर क्या होता है? एक इंटरमीडिएट मीडियम होता है बिटवीन द सोर्स कोड एंड द ऑब्जेक्ट कोड। ऑल राइट, बिटवीन द सोर्स कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड। ठीक है, बिटवीन द सोर्स कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड। और ट्रांसलेटर क्या होता है? एक इंटरमीडिएट मीडियम होता है। ठीक है। अच्छा, जो लोगों को ये पता नहीं सोर्स कोड क्या होता है, ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है, मैं यहाँ पे एक छोटी सी डेफिनेशन लिख रहा हूँ, वो लोग लिख सकते हैं। तो बेटा, सोर्स कोड की सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे। एज वी नो दैट एज वी नो दैट जैसा कि हम जानते हैं, द कोड रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज, यानी कि एक ऐसा कोड जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा होता है। सर, ये हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है? जब आप सी की प्रोग्रामिंग करते हो, सी प्लस प्लस में प्रोग्रामिंग करते हो, पाइथन में प्रोग्रामिंग करते हो, या जावा में प्रोग्रामिंग करते हो, तो जब वहां पे अपन जो कोड लिखते हैं ना, उसी कोड को अपन बोलते हैं सोर्स कोड बेसिकली। और वो लैंग्वेजेस कैसी लैंग्वेज कहलाती है? हाई लेवल लैंग्वेजेस कहलाती है। जब अपन सी में, यदि आपने कभी किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोडिंग करी हो, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जब भी अपन सी में प्रोग्रामिंग करते हैं ना, तो अपन लिखते हैं हैश इंक्लूड stdio.h, या हैश इंक्लूड conio.h। फिर अपन मेन फंक्शन का यूज करते हैं,
और इस मेन फंक्शन के ब्लॉक में अपन को कोड लिखना पड़ता है, ठीक है। जैसे इंट ए असाइन 10, बी असाइन 20, कुछ इस तरह का अपन कोड लिखते हैं जनरली, है ना। तो ये जो कोड है ना यहाँ पे लिखा है अपन ने, इसको बोलते हैं सोर्स कोड। और अपन जिस लैंग्वेज में लिख रहे हैं ना, उस लैंग्वेज को बोलेंगे अपन हाई लेवल लैंग्वेज, जैसे सी है, सी प्लस प्लस है, जावा है, पाइथन है, ठीक है। तो एज वी नो दैट द कोड रिटन इन हाई लैंग्वेज इज कॉल्ड सोर्स कोड। देन सोर्स कोड के बाद बात करें ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है। आपको डेफिनेशन से ही आपको दोनों में डिफरेंस क्या है पता लग जाएगा बेसिकली। तो एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, द कोड रिटन इन लो लेवल लैंग्वेज is called source is called ऑब्जेक्ट कोड और मशीन कोड। यानी ऐसी लैंग्वेजेस जिसमें अपने को कोड लिखना पड़ता है, ऐसी लो लेवल लैंग्वेजेस जिसमें हमको कोड लिखना पड़ता है, वो कोड क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कोड, मशीन कोड। बेसिकली जो ऑब्जेक्ट कोड मशीन कोड होता है ना, ये मशीन समझ सकती है, ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल नहीं होता। और जो कोड लिखा जाता है ना, वो जीरोस एंड वंस की फॉर्म में लिखा जाता है, कुछ इस तरीके से 1 1 0 1 0 1, कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। ऐसी लैंग्वेज क्या कहलाती है, लो लेवल लैंग्वेजेस। तो जिन्होंने डेफिनेशन नहीं लिखी है वो लिख लीजिए समझने के लिए। तो जैसा कि अभी हमने जाना, ट्रांसलेटर पे बात कर रहे थे अभी अपन। ट्रांसलेटर इज एन इंटरमीडिएट मीडियम बिटवीन द सोर्स कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड। यानी जो ट्रांसलेटर होता है वो क्या होता है, एक इंटरमीडिएट मीडियम होता है, एक इंटरमीडिएट मीडियम होता है बिटवीन द सोर्स कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड, ठीक है। दैट कन्वर्ट्स द सोर्स कोड into the machine code और ऑब्जेक्ट कोड। तो बेसिकली अपन को इस लाइन से पता लगता है कि ट्रांसलेटर वर्क क्या कर रहा है, सोर्स कोड को कन्वर्ट कर रहा है मशीन कोड में। तो हमको ये पता लगा ट्रांसलेटर क्या होता है सर, एक इंटरमीडिएट मीडियम होता है, काम क्या करता है, सोर्स कोड को मशीन कोड में चेंज करने का काम करता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये सोर्स कोड को मशीन कोड में चेंज क्यों करता है। इट कन्वर्ट्स the source code into the machine code because machine means computer can understand only ऑब्जेक्ट कोड या फिर मशीन कोड, ठीक है। तो ऑल राइट, आप इस डेफिनेशन को नोट कर लीजिए, आगे बात करते हैं। तो अभी हमने जाना कि ट्रांसलेटर क्या होता है, एक इंटरमीडिएट मीडियम होता है बिटवीन दी सोर्स कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड। और ट्रांसलेटर क्या काम करता है, सोर्स कोड को कन्वर्ट करने का काम करता है, किसमें, मशीन कोड में। अब ट्रांसलेटर कन्वर्ट क्यों करता है सोर्स कोड को मशीन कोड में, ये जानते हैं। इट कन्वर्ट्स द सोर्स कोड इनटू द machine code because machine means computer can understand
ओनली कैन अंडरस्टैंड ओनली ऑब्जेक्ट कोड या फिर मशीन कोड। जो बेसिकली कंप्यूटर होता है ना बेटा, वो मशीन कोड समझता है, इसलिए हमको जरूरत पड़ रही है ट्रांसलेटर के थ्रू सोर्स कोड को कन्वर्ट करने की मशीन कोड। आई होप आपको डेफिनेशन समझ में आई होगी और आप इस डेफिनेशन को नोट कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। अब हम आगे बात करेंगे, एक बार ट्रांसलेटर के डायग्राम पर बात करेंगे। उससे पहले बेसिकली ये जो अपना सोर्स कोड होता है ना, यहाँ पे कुछ कोडिंग करेंगे अपन अपने सोर्स कोड में, ठीक है। अपन ट्रांसलेटर के थ्रू इसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। सोर्स कोड किसके पास जाएगा? ट्रांसलेटर के पास। और ट्रांसलेटर इसको किस में कन्वर्ट करके देगा? मशीन कोड में, ठीक है। मशीन कोड ऑब्जेक्ट कोड बोल दो, बात एक ही। आप इसको काट लीजिए। सो गाइस, अभी हमने जाना कि ट्रांसलेटर किस तरह से वर्क करेगा। अब ट्रांसलेटर के टाइप्स पे बात करेंगे, कितने टाइप्स होते हैं। जनरली ट्रांसलेटर 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है असेंबलर, सेकंड होता है इंटरप्रेटर, थर्ड होता है कंपाइलर। तीनों बेसिक डिफरेंस क्या होता है ये भी जानेंगे। और हाँ, तीनों ही ट्रांसलेटर सोर्स कोड को कन्वर्ट करते हैं मशीन कोड में। आइए देखते हैं ट्रांसलेटर के टाइप्स। टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर। पहला होता है असेंबलर, दूसरा होता है इंटरप्रेटर, ऐसा मत सोच रहा हूँ सर ड्राइंग कर रहे हैं, बस ये दिखने में अच्छा लगता है इसलिए कर देता हूँ। कंपाइलर। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और यदि आपको कोई डाउट आ रहा है किसी चीज को समझने में तो कमेंट सेक्शन में आप उसको लिख सकते हैं, नहीं तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी आप उस पर भी अपना डाउट मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं ज़रूर से आपके डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा और सबको रिप्लाई करूँगा जो भी जिसका भी डाउट होगा, ठीक है। अपने तो अभी अपन ने देखा टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट इज असेंबलर, सेकंड इज इंटरप्रेटर, थर्ड इज कंपाइलर। अब तीनों क्या काम करते हैं? सोर्स कोड को कन्वर्ट करते हैं मशीन कोड में। तो अब एक एक के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। यदि बात करें अपन पहले असेंबलर की, तो असेंबलर क्या काम करता है जनरल? असेंबली लैंग्वेज अपन ने पढ़ी थी प्रीवियस वीडियो में कि एक असेंबली लैंग्वेज क्या होती है। अपन जो कोड लिखते हैं ना असेंबली लैंग्वेज में, वहाँ पे अपन निमोनिक्स का यूज करते हैं। निमोनिक्स क्या होता है? जो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल सिंबल होते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, यदि मशीन कोड में मैं ये मेरे पास 2 नंबर है, यदि मशीन कोड में मुझे इन दोनों नंबर को जोड़ना है तो मुझे कुछ इस तरह का कोड लिखना पड़ता था, है ना। पर यदि मैं यही कोड असेंबली लैंग्वेज में लिखूं तो वहां पे थोड़ी बहुत फैसिलिटी प्रोवाइड करवा दी जाती थी। जैसे यही 2 नंबर है, बस अब ऐड करने के लिए मुझे क्या लिखना है? ADD। ऑल राइट, इस तरह का कोड अपन असेंबली लैंग्वेज में लिखते हैं। अब ये जो चीज है ऐड, ये कहलाती थी निमोनिक्स, जो कि ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल सिंबल है। इसको कन्वर्ट करने के लिए आपने को एक ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती है, कॉल्ड असेंबलर, ठीक है। असेंबलर क्या करेगा? असेंबली लैंग्वेज में लिखे गए कोड को कन्वर्ट कर देगा मशीन कोड में या ऑब्जेक्ट कोड में, जिससे वो कोड समझ में आ जाएगा कंप्यूटर को और उसके अकॉर्डिंग अपने को कोई रिजल्ट देखने को मिलेगा। ऑल राइट, तो बात करते हैं पहले असेंबलर की। पहले बात करेंगे असेंबलर पर। तो जैसा कि अभी हमने टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर में पहला ही पॉइंट असेंबलर पढ़ा था, तो अपन ये कह सकते हैं असेंबलर इज अ टाइप ऑफ ट्रांसलेटर। असेंबलर क्या होता है? एक टाइप होता है ट्रांसलेटर का, दैट कन्वर्ट्स
द कोड, जो कि कोड को, जो किस में लिखा गया, असेंबली लैंग्वेज में, दैट कन्वर्ट्स द कोड रिटन इन असेंबली लैंग्वेज। किस में करेगा, मशीन कोड में, ऑब्जेक्ट कोड में, इनटू द मशीन कोड और ऑब्जेक्ट कोड। ठीक है, तो अपने को ये पता लग गया जो असेंबलर होता है वो टाइप होता है ट्रांसलेटर का। क्या काम करता है, असेंबली लैंग्वेज में लिखे गए कोड को ट्रांसलेट करने का काम करता है मशीन कोड में, ऑब्जेक्ट कोड में। जनरली असेंबलर कन्वर्ट्स, कन्वर्ट क्या करता है ये, जनरली असेंबलर कन्वर्ट्स ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल, जनरली assembler converts human understandable symbol, ये निमोनिक्स होते हैं बेटा। ठीक है, तो असेंबलर जनरली क्या करता है, ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल सिंबल को कन्वर्ट करता है। ठीक है, यहाँ पे लिख दूंगा, दिख जाएगा क्या? ठीक है, एक डायग्राम के थ्रू समझता है कि ये मान लो असेंबली लैंग्वेज अपन में कोई कोड लिख रहे हैं जहाँ पे क्या यूज होते हैं, निमोनिक्स। ठीक है, निमोनिक्स को ये असेंबलर ट्रांसलेटर कन्वर्ट कर देता है मशीन कोड में, या ऑब्जेक्ट कोड भी बोल सकते हैं आप इसको। ठीक है, आई होप आपको असेंबलर बहुत डिटेल में समझ में आया होगा, आप इसे नोट डाउन कीजिए। सेकंड इज इंटरप्रेटर। तो जैसा कि हमको पता है जो इंटरप्रेटर ट्रांसलेटर होता है वो वन बाय वन कोड लाइंस को मशीन कोड में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। ये इसकी डेफिनेशन पे ध्यान देते हैं। ठीक है, इंटरप्रेटर इज अ टाइप ऑफ ट्रांसलेटर। जैसा कि हम जानते हैं इंटरप्रेटर जो होता है ट्रांसलेटर का ही एक टाइप है, दैट कन्वर्ट्स द सोर्स कोड इनटू द मशीन कोड। और क्या काम करता है, सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करने का काम करता है। बट ये इंपॉर्टेंट है बेटा, बट इन वन बाय वन लाइन, एक एक लाइन चेक करता है वो कोड की, एक बार में एक लाइन। ठीक है, इट मीन्स, इसका मतलब इंटरप्रेटर चेक्स वन लाइन ऑफ द कोड एट ए टाइम। ठीक है, वन लाइन ऑफ द कोड एट ए टाइम। अच्छा, तो अपन को ये तो पता लग गया इंटरप्रेटर जो होता है कन्वर्ट करता है सोर्स कोड को मशीन कोड में। और क्या करता है इंटरप्रेटर, ठीक है, अपन जब कोडिंग करते हैं या प्रोग्रामिंग करते हैं ना डियर, तो होता क्या है, अपन कोड करते वक्त कहीं ना कुछ गलती कर देते हैं, और इंटरप्रेटर उस गलती को अपने सामने रिप्रेजेंट करता है थ्रू आउट द बॉक्स। ये की डेफिनेशन पे ध्यान देते हैं। ठीक है, इंटरप्रेटर इज अ टाइप ऑफ ट्रांसलेटर। जैसा कि हम जानते हैं इंटरप्रेटर जो होता है ट्रांसलेटर का ही एक टाइप है, दैट
converts the source code into the machine code। और क्या काम करता है, सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करने का काम करता है। बट ये इंपॉर्टेंट है बेटा, बट इन वन बाय वन लाइन, एक लाइन चेक करता है वो कोड की, एक बार में एक लाइन, ठीक है। इट मीन्स, इसका मतलब इंटरप्रेटर चेक्स वन लाइन ऑफ द कोड एट ए टाइम, ठीक है, वन लाइन ऑफ द कोड एट ए टाइम। अच्छा, तो अपन को ये तो पता लग गया इंटरप्रेटर जो होता है कन्वर्ट करता है सोर्स कोड को मशीन कोड में। और क्या करता है इंटरप्रेटर, ठीक है। अपन जब कोडिंग करते हैं या प्रोग्रामिंग करते हैं ना डियर, तो होता क्या है, अपन कोड करते वक्त कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती कर देते हैं, और इंटरप्रेटर उस गलती को अपने सामने रिप्रेजेंट करता है थ्रू आउट द बॉक्स। एक बॉक्स के थ्रू वो एक बॉक्स के थ्रू अपनी जो मिस्टेक्स होती है, एरर्स होती है, उनको शो करता है। तो ये काम भी इंटरप्रेटर का होता है, ठीक है। तो अपन लिखेंगे इंटरप्रेटर checks the error in the program। अपने प्रोग्राम में जो भी एरर होती है ना, उनको चेक करने का काम कौन करेगा, इंटरप्रेटर। इफ देयर इज एन एनी एरर, इफ देयर इज एन एनी एरर, यदि अपने प्रोग्राम में कोई एरर है, गलती है, मिस्टेक है, then it display या शो एन एरर बॉक्स। तो एक एरर बॉक्स क्या करता है, ये डिस्प्ले कर देता है। और यदि अपने प्रोग्राम में कोई गलती नहीं है, फिर क्या करेगा, इफ देयर इज नो एरर इन द प्रोग्राम, if there is no error in the program, then ये सोर्स कोड को मशीन कोड में या ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देगा। then it converts the source code into the machine code। ऑल राइट, आई होप आपको डेफिनेशन समझ में आई होगी। एक बार आप इसे रीड कीजिए और अपनी कॉपीज में नोट कीजिए, ठीक है। अब बात करेंगे इंटरप्रेटर के डायग्राम के ऊपर। तो बेसिकली अपना सोर्स कोड होगा, है ना। सोर्स कोड जाएगा इंटरप्रेटर ट्रांसलेटर के पास, इंटरप्रेटर ट्रांसलेटर के पास। और इंटरप्रेटर ट्रांसलेटर क्या करेगा, इसको कन्वर्ट कर देगा मशीन कोड में। पर हमेशा एक बात ध्यान रखिए, वन बाय वन लाइन, वन लाइन एट ए टाइम, एक बार में एक लाइन, वन लाइन एट ए टाइम, ठीक है। आप इसे नोट कीजिए। अभी हमने बात की इंटरप्रेटर पर कि इंटरप्रेटर क्या करता है, वन लाइन एट ए टाइम रीड करता है और उसे मशीन कोड में ट्रांसलेट कर देता है। अब मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूं। सपोज दैट मैं कोड लिखूं, मान लो मेरे कोड की लाइन 1 है, मैंने मेरे कोड की सेकंड लाइन लिखी, देन थर्ड लाइन, और ऐसे करके मैंने मेरे कोड में 10,000 लाइन लिख दी, या फिर नंबर ऑफ लाइन लिख दी, है ना। यदि मेरे कोड की लाइंस एट ए टाइम
एक बार चेक हो रही है, यानी वन लाइन एट ए टाइम, एक बार में एक लाइन चेक हो रही है, ठीक है। और मैंने थाउजेंड्स ऑफ लाइन मैंने कोड की लिखी है, तो क्या मेरा कोड जल्दी एग्जीक्यूट होगा या उसको टाइम लगेगा? जनरली बात है टाइम लगेगा। तो इसलिए कई बार इंटरप्रेटर को टाइम कंज्यूमिंग ट्रांसलेटर भी कहा जाता है। इंटरप्रेटर को टाइम कंज्यूमिंग ट्रांसलेटर भी कहा जाता है। तो अपन ये लिख सकते हैं, इंटरप्रेटर इज ऑल्सो कॉल्ड टाइम कंज्यूमिंग ट्रांसलेटर, ठीक है, ये भी आप लिख लीजिएगा। तो जैसा कि हमने बात की इंटरप्रेटर के ऊपर, अब बात करते हैं कंपाइलर के ऊपर। कंपाइलर बेसिकली क्या करता है? ये भी वही काम करता है जो बाकी कंपाइलर करते हैं, सोर्स कोड को कन्वर्ट कर देगा मशीन कोड में। बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर। कंपाइलर क्या करता है? जहां पे इंटरप्रेटर एक लाइन एट ए टाइम चेक करता है, वहीं पे कंपाइलर पूरे कोड को एट ए टाइम एक ही बार में चेक कर लेता है। कहने का मतलब ये, यदि आपने अपने कोड में 10,000 या फिर और ज्यादा भी लाइन लिखी है, तो कंपाइलर उसको एक ही बार में कन्वर्ट कर देगा मशीन कोड में। और यदि कोई एरर है तो आपको एरर भी शो कर देता है। बेसिकली कंपाइलर एट ए टाइम पूरे कोड को कन्वर्ट कर देता है मशीन कोड में, ठीक है। अब मेरा आपसे एक सवाल है, जहां पे इंटरप्रेटर था, वो मेरे पूरे कोड को, जो कि नंबर ऑफ लाइन्स का कोड था, यानी थाउजेंड्स ऑफ लाइन का कोड था, ठीक है, उसको वो वन लाइन एट ए टाइम चेक कर रहा था, है ना। कंपाइलर क्या कर रहा है? इस पूरे कोड को कंपाइलर एक बार में चेक कर रहा है। तो दोनों में से फास्ट वर्क कौन करेगा? कंपाइलर, ठीक है। तो कंपाइलर को कई बार फास्ट वर्किंग ट्रांसलेटर भी कहा जाता है। और आपको पता है पाइथन में जो काम करता है वो इंटरप्रेटर ही काम करता है। पाइथन इज एन इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन में जो ट्रांसलेटर वर्क करता है वो इंटरप्रेटर ही करता है, जबकि सी और सी प्लस प्लस में कंपाइलर जैसे ट्रांसलेटर यूज़ किया जाता है। तो वहाँ पे क्या होता है, जब भी अपन अपने प्रोग्राम को रन करते हैं ना, तो पाइथन के कंपैरिजन में वहाँ का कोड जल्दी एग्जीक्यूट हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे कंपाइलर वर्क कर रहा है, ठीक है। तो एक बार कंपाइलर की डेफिनेशन पे फोकस करेंगे। कंपाइलर इज अ टाइप ऑफ ट्रांसलेटर। तो जैसा कि हम जानते हैं ये भी एक टाइप है ट्रांसलेटर का, दैट कन्वर्ट्स द सोर्स कोड इनटू द मशीन कोड। और काम क्या करता है? सोर्स कोड को मशीन कोड में चेंज करने का काम करता है, कन्वर्ट करने का काम करता है। बट होल कोड एट ए टाइम, एक बार में सारा कोड क्या कर देता है? कन्वर्ट कर देता है। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं, इट मीन्स कंपाइलर कन्वर्ट्स होल कोड इनटू द मशीन कोड। ऑलराइट, कंपाइलर पूरे कोड को, अपन यहाँ पे एक काम करना, होल सोर्स कोड लिख देना यहाँ पे, अच्छा लगेगा। तो कंपाइलर क्या करता है? सारे सोर्स कोड को एक ही बार में ट्रांसलेट कर देगा मशीन कोड में, ठीक है। और क्या करता है ट्रांसलेटर? कोडिंग करते समय, प्रोग्रामिंग करते समय, यदि आपने अपने प्रोग्राम में कोई मिस्टेक की है, तो वो एरर के थ्रू, तो वो एज अ एरर आपको शो कर देगा थ्रू अ बॉक्स, ठीक है। तो अपन क्या कह सकते हैं? कंपाइलर चेक्स द एरर, कंपाइलर चेक्स द एरर if there is an any error,
if there is an any error, it display or show the error box. It display या show the error box if there is no error. If there is no error, then it convert. If there is no error in program, it convert the source code into the machine code. यदि हमने कोई गलती नहीं की हमारे प्रोग्राम में तो सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। एक बार कंपाइलर का डायग्राम देखते हैं अपन। तो बेसिकली हमारा ये सोर्स कोड होगा। ऑलराइट, सोर्स कोड को कन्वर्ट कर दिया जाएगा कंपाइलर ट्रांसलेटर के थ्रू। मशीन कोड में ठीक है, आप नोट कर लीजिए इसे। सो बेसिकली गाइस, अभी हम बात कर चुके हैं व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, व्हाई वी यूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एग्जांपल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देन इसके बाद बात की हमने ट्रांसलेटर के ऊपर। ट्रांसलेटर का रोल क्या होता है, क्या काम करता है, कितने टाइप्स का होता है। अब बात करने जा रहे हैं पाइथन के ऊपर। व्हाट इज पाइथन? तो जैसा कि हम जानते हैं पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, और जिस बच्चे को अभी तक नहीं पता कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है वो हमारे प्रीवियस वीडियो देख सकता है। ठीक है, चैप्टर 5.1 इंट्रोडक्शन। ठीक है, वहाँ पे आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है डिटेल में पता लग जाएगा। ठीक है, और यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, नॉलेजेबल लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि पाइथन क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, इट इज अ डायनामिक इंटरप्रेटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है तो पता है, तो पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट इज अ डायनामिक। यहाँ पे डायनामिक का मतलब क्या है, देखो पाइथन में आप क्या कर सकते हो, जैसे लिस्ट हो गई, टपल हो गया, डिक्शनरी हो गया, आप इनको एट दी रन टाइम आप इसको क्या कर सकते हो, इम्प्लीमेंट कर सकते हो। साथ ही साथ जब आप वेरिएबल्स क्रिएट करते हो ना, तब वहाँ पे आपको डेटा टाइप स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें लाइक C++, जावा में जब भी आप वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हो तब तब वहाँ पे आपको डेटा टाइप्स को डिक्लेयर करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, पाइथन में वेरिएबल्स आप डिक्लेयर कर सकते हो, बट ये जरूरी नहीं कि आप वहाँ पे डेटा टाइप का यूज करो, वो ऑप्शनल होता है। तो इसलिए पाइथन क्या है, एक डायनेमिक लैंग्वेज है, इंटरप्रेटेड।
पाइथन में बेसिकली जो ट्रांसलेटर यूज किया जाता है ना, वो इंटरप्रेटर ट्रांसलेटर यूज किया जाता है. सो दैट्स वी कॉल पाइथन इज एन इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. बेसिकली एक ऐसी लैंग्वेज जिसमें पॉलीमॉर्फिज्म, एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, इस इन कॉन्सेप्ट्स का यूज किया जाता है. उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. इसमें हम क्लास का भी हम यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट भी बनाएगी. ठीक है. देन हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. हाई लेवल क्या होती है? जो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल होती है. तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे. ठीक है सर. पाइथन क्या है, इसका मीनिंग हमको समझ में आ रहा है, बट पाइथन डेवलप किसने की, इस पे बात करते हैं. ठीक है. पाइथन इज डेवलप्ड बाय गुइडो वैन रोसुम. ठीक है. पाइथन किसने डेवलप की थी? गुइडो वैन रोसुम ने. बेसिकली ये कोई सीरियस प्रोजेक्ट नहीं था, जैसे सी था, सी प्लस प्लस था. ये कोई सीरियस प्रोजेक्ट नहीं था. पाइथन क्या था? एक हॉबी प्रोजेक्ट था गुइडो वैन रोसुम का. ठीक है. और इन्हीं ने पाइथन को डेवलप किया था. ठीक है. जो पाइथन थी, गुइडो वैन रोसुम ने डेवलप की थी. कब की थी? इन 1991 में. फरवरी 1991 में इन्होंने पाइथन को डेवलप करा था. कहाँ करा था? CWI, नीदरलैंड में. ठीक है. आप इसे नोट डाउन कीजिए. हमने पाइथन का मीनिंग जाना, पाइथन किसने डेवलप की ये भी हमने जाना, कब की और कहाँ की. बट पाइथन का नेम पाइथन क्यों रखा गया? बहुत से लोग इसे कंपेयर करते कि एक स्नेक है पाइथन, उसके ऊपर इनका नाम रखा गया, इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम रखा गया. तो बेटा पाइथन का जो नेम रखा गया था ना, वो एक ब्रिटिश कॉमेडी मूवी के बेसिस पे रखा गया था. जो गुइडो वैन रोसुम थे, ऑथर ऑफ पाइथन, उनकी एक फेवरेट मूवी थी विच इज़ कॉल्ड मॉन्टी पाइथन फ्लाइंग सर्कस. वो इस मूवी के बहुत बड़े फैन थे. इस मूवी के बेस पे ही उन्होंने अपनी न्यूली डेवलप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम रखा था पाइथन. ठीक है. तो हम लिखेंगे पाइथन नेम इज पाइथन बिकॉज गुइडो वैन रोसुम has big fan of British comedy movie Monty Python Flying Circus. On the basis of this movie, Guido van Rossum chose the name Python for his newly developed लैंग्वेज. ठीक है. आप इसे नोट डाउन कर सकते. और भी बात करते हैं पाइथन के ऊपर. ठीक है. पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए. मैं ये पॉइंट मिटा देता हूं. तो बेटा पाइथन है ना, सीखने में बहुत आसान है. जहाँ पे आपको अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में बड़े बड़े कोड लिखने की नीड होती है, वहाँ पे पाइथन में वो कोड बहुत छोटा होता है. तो हम कह सकते हैं पाइथन इज easy to learn yet powerful
एंड वर्सेटाइल स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, पाइथन इज इजी टू लर्न yet powerful and versatile scripting programming language which makes it attractive। सही की स्पेलिंग ADDRAC फॉर एप्लीकेशन डेवलपमेंट। ठीक है, पाइथन क्या सीखने में तो आसान है ही, इजी टू लर्न। ठीक है, पावरफुल एंड वर्सेटाइल स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, जो इसको एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए यानी ऐप डेवलपमेंट के लिए काफी अट्रैक्टिव बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे। पाइथन इतना यूज कैसे हो रहा है, बेसिकली इतना ट्रेंड में क्यों चल रही है पाइथन। पाइथन बेसिकली ट्रेंड में चल क्यों रही है, क्योंकि जो भी न्यू डेवलपर आ रहा है वो पाइथन सीखने को लेकर बहुत इंटरेस्टेड होता है। ऐसा क्या है पाइथन में, तो उसके पीछे कुछ रीजंस है, रीजंस पे बात करते हैं। पाइथन इज सो फेमस बिकॉज मोस्ट ऑफ द IT companies use Python। ठीक है, पाइथन क्यों फेमस है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंपनी पाइथन को यूज कर रही है ऐप डेवलपमेंट के लिए, वेब डेवलपमेंट के लिए, और अलग अलग टेक्नोलॉजीज के साथ, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, मशीन लर्निंग हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, एक कारण तो ये है। दूसरा, मोस्ट ऑफ द डेवलपर यूजिंग इट, जितने भी डेवलपर्स हैं ना मोस्टली यूज करते हैं पाइथन को किसी भी डेवलपमेंट में। ठीक है, एक कारण ये है। दूसरा, और आप मोस्टली आईटी कंपनीज में जाओगे ना, वहाँ पे पाइथन पे तो वर्क हो ही रहा है। अब वर्क करने के लिए एक ऐसा अपने को एम्प्लॉय चाहिए ना, या एक ऐसा डेवलपर चाहिए जो उस लैंग्वेज को जानता हो, समझता हो, उस पर काम करता हो। ठीक है, तो ये है। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे। पाइथन इज इजी टू लर्न, सीखने में आसान है। वेदर द यूजर बिलोंग्स आइदर टेक्निकल बैकग्राउंड और नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड। कई बच्चों के मन में सवाल आता है, क्या सर हम पाइथन सीख सकते हैं, क्या ये हार्ड तो नहीं है, क्या मैं कोडिंग कर पाऊंगा। तो इसका आंसर है हाँ, आप बहुत इजीली कोडिंग कर सकते हो। बस उसके लिए है ना कुछ रूल्स होते हैं कि आपको हर कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि वेरिएबल का कहाँ यूज़ करना है, ऑपरेटर कहाँ यूज़ करना है, कमेंट्स को आपको कैसे रिप्रेजेंट करना है अपने कोड में, और भी चीज़ें, स्टैक कहाँ यूज़ करोगे, लिंक लिस्ट। जब ये पढ़ोगे आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ यूज़ करनी है, किस चीज़ का क्या यूज़ है। आप कोडिंग कर पाओगे, डोंट वरी। आपके जो मन में फियर है ना कोडिंग के थ्रू, आपके मन में जो फियर है ना कोडिंग के लिए, उसे आप निकाल दो। कोडिंग बहुत ईजी होती है, बस आपको कुछ रूल्स पता होने चाहिए जो कि अपन आगे के टॉपिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है, और दूसरी बात यहाँ पे जो इस पॉइंट मैंने यही बताया, चाहे यूज़र टेक्निकल बैकग्राउंड से हो
या नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से। मतलब एक ऐसा यूजर होता है ना जो टेक्निकल बैकग्राउंड से होता है, जो चीज़ें जानता है, जिसने कभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे वर्क कर होता है, चाहे वो सी हो, C++ हो, या एनी अदर लैंग्वेज हो, वो तो सीख ही सकता है। साथ के साथ एक ऐसा यूज़र जो नॉन टेक का एक पर्सन है, वो भी सीख सकता है, कभी जिसने प्रोग्रामिंग करी नहीं हो, जिसको मतलब ही नहीं पता हो कोडिंग का, यदि वो चाहे तो सीख सकता है। ठीक है। और सबसे मेन बात, पाइथन helps the people who don't know। पाइथन ऐसे लोगों की हेल्प करता है जो नहीं जानते हाउ टू राइट द कोड, हाउ टू राइट द कोड। ठीक है। तो बेसिकली आज हमने पाइथन की डेफिनेशन पे बात की, इंट्रोडक्शन पे बात की। आगे बात करेंगे पाइथन के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और भी बहुत चीज़ों के बारे में। ठीक है। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में से टाइप कर दीजिए, नहीं तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। और मेरी इंस्टाग्राम आईडी @DIVYANSH1220। आप इस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं सभी को रिप्लाई दूंगा उनके डाउट के अकॉर्डिंग। ऑल राइट। एंड या अभी ऐसे व्यूअर्स जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और उन लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिनके पास कंप्यूटर साइंस है, RBSC में है, CBSC में है, और जो पढ़ना चाहते हैं। और ऐसे बच्चे जो कॉलेज में है या यूनिवर्सिटीज़ में है और जिनके सेमेस्टर में पाइथन है, यदि वो पाइथन सीखना चाहते हैं एकदम बिगिनिंग से, वो भी सीख सकते हैं। और स्पेशली 12th के बच्चे जिनको पाइथन के बेसिक्स क्लियर नहीं है और वो प्रोग्रामिंग करते समय एक फियर फील करते हैं, वो भी इस प्लेलिस्ट के साथ जुड़ सकते हैं और पाइथन के बेसिक्स बहुत अच्छे से सीख सकते हैं, ताकि उनका एक प्रोग्रामिंग को लेके फियर खत्म हो। ठीक है। तो आई होप गाइस वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है। ऑल राइट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। बंद कर दे इसको।